हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ एटीपी डायरेक्टली बन चुके हैं, कितने एनएडीएच बन चुके हैं, कितने एफएडीएच2 बन चुके हैं, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में कितने बने, इसके बाद फर्मेंटेशन में कितने बचे हुए थे, फिर आगे देखेंगे लिंक रिएक्शन में क्रेब साइकिल जो चला है उसमें कितने नंबर ऑफ एटीपी बने हैं, ठीक है। तो आज हम उसे कैलकुलेट करेंगे, एम्फोबोलिक पाथवे पढ़ेंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स उसे कवर करेंगे और समरी के साथ इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा प्रोसेस था, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिवर्सल जो प्रोसेस था वो कौन था? ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ना यहाँ से CO2 निकलता है, ठीक है। ना ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ना CO2 यहाँ से इवॉल्व होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये एटीपी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। किस एंजाइम की मदद से? हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब आगे चल के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। इसे क्या बोलते हैं? आइसोमेरेज। एक्चुअली होता क्या है कि जो सुक्रोज है यही बना होता है प्लांट की बॉडी में। इसमें क्या होता है? इन्वर्टेज नाम का एंजाइम आता है, वो बनाता है ग्लूकोज, मोनोमर में तोड़ता है प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज आया तो एटीपी एक ज़्यादा इस्तेमाल होगी, फ्रक्टोज आएगा तो एक ही एटीपी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हुआ तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आया। फिर देखते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आगे चल के ट्रायोस फॉस्फेट में टूट जाएगा, 3 कार्बन का कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। पहला कौन है? देखिए रसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये 3 नंबर का यहाँ पे बोल सकते हैं 3 कार्बन के कंपाउंड है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर देखते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्बन है और यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आगे चल के किसी भी पाथवे में नहीं जा रहा है, इसी वजह से क्या होगा, आगे फिर से ये इंटरचेंज हो जाएगा किसमें? रसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा, क्योंकि अब तो इसमें ये बदल चुका है। तो ये पहले 1 मॉलिक्यूल था, आगे वाला भी ये मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो फिर से कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल हो गए। फिर देखते हैं क्या बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं BPGA। फिर यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होगी, पहली बार एटीपी फॉर्म होगा, क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे जो पहले नंबर का जो कार्बन था जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, आगे चल के वो क्या बना रहा है? ADP के साथ मिलके फॉस्फेट ग्रुप ATP बना रहा है। सब 2 मॉलिक्यूल है तो ATP भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा। फिर देखते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे चल के क्या बनाएंगे? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल के फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट बन जाएगा। यहाँ पे फिर से एटीपी की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि फॉस्फो शब्द है, जितनी बार हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है, उतनी बार एटीपी इस्तेमाल होगा। जितनी बार फॉस्फेट निकलेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से उतनी बार एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट। आगे चल के पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बोलेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह एटीपी इस्तेमाल हुई है डायरेक्टली, बोल सकते हैं एक जगह 2 मॉलिक्यूल के NADH बने हैं और 2 जगह एटीपी की फॉर्मेशन हुई है 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितने एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एटीपी यूज्ड, डायरेक्टली एटीपी कहाँ यूज हुए हैं? 2 जगह हुए हैं। NADH कितने बने हैं? जो NADH हैं वो बने हैं 2 मॉलिक्यूल, 2 बने हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे एटीपी बना है, यहाँ पे एटीपी बना है, तो एटीपी फॉर्म्ड हुए हैं कितने? हम बोल सकते हैं 4, 2 इसका 2 इसका। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ नेट गेन एटीपी हुआ? एटीपी तो यहाँ पे देखिए 2 यूज़ हुए हैं, 4 बने हैं, तो इसका मतलब 2 नेट गेन हुए हैं। लेकिन कितने फॉर्मेशन हुए हैं? तो हम जानते हैं कि 1 NADH इक्वल टू होता है 3 ATP, ठीक है। ये 3 ATP, तो इसका मतलब अगर 2 NADH बना है तो यहाँ पे कितने ATP होंगे? 6 ATP हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 ATP बना हुआ है तो 6 4 10 ATP हो जाएगा। और नेट गेन अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो 8 ATP हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ नेट गेन बोलेगा सिर्फ ATP का तो आप बोलेंगे 2। अगर पूरा बोलेगा जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ATP बने हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक NADH क्या करते हैं? 3 ATP बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ATP बनाते हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने हैं। जो NADH है ये कितने बने हैं? 2 मॉलिक्यूल बने हैं। और जो ATP डायरेक्टली फॉर्म हुई है, डायरेक्टली ATP फॉर्म्ड कितने हुए हैं? यहाँ पे बने हैं, देखिए 2 यहाँ 4 मॉलिक्यूल बने हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ATP कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने ATP बने हैं अगर NADH को ले लें? और जो डायरेक्टली ATP बन रहे हैं तो 10। अगर नेट पूछा जाए इनमें से भी माइनस कर देंगे, जो 2 यूज़ किया गया है तो 8 बनेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन हो जाता है। बहुत सारे जो पायरुवेट हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये लोग बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर लेते हैं। जैसे फर्मेंटेशन में पहला स्टेप जो है यहाँ पे देखिए, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से यहाँ पे बन रहा है। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें देखने को मिलता है। और हमारी खुद की बॉडी में जब हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जो पायरुविक एसिड है ये क्रेब्स साइकिल में ना जाके, मींस लिंक रिएक्शन की तरफ ना जाके ये कहाँ चले जाते हैं, फर्मेंटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पायरुविक एसिड है 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन का कंपाउंड है। जो लैक्टिक एसिड होगा ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में। ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन हो जाएगा NAD+ का। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे ईस्ट हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ईस्ट में देखते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे 2 एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। पहला कौन है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। मीन्स कि यहाँ जो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है कि यहाँ से CO2 निकल रहा है, तो इसका मतलब कि 3 कार्बन से अगर एक CO2 निकल गया तो 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो क्या बनेगा, एसिल्डिहाइड बनेगा। फिर यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं कि जो एसिल्डिहाइड है उससे क्या बन सके, अल्कोहल बन सके। तो लास्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनता है। 2 कार्बन का ये अल्कोहल है, ठीक है, इसके साथ CO2 बनता है। तो यहाँ पे जो नेट ATP बनते हैं किसमें, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, या तो हमारी खुद की बॉडी जब स्केलेटन मसल में बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, या फिर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे उस समय, तो आप देखेंगे जो नेट ATP होगा वो 2 ही होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं किसमें, ईस्ट में देखते हैं, वहाँ पे भी नेट ATP 2 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, इनका जो एनर्जी होगा वो लेस देन कितना होता है, 7% से भी कम होता है। जो फर्मेंटेशन है ये कैसे, फास्ट प्रोसेसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एरोबिक रिस्पायरेशन, क्रेब्स साइकिल से पहले क्या होता है, लिंक रिएक्शन चलता है। लिंक रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या लिया गया है, पायरुविक एसिड लिया गया है। देखिए पहले एक मॉलिक्यूल में देखते हैं, यहाँ पे पायरुविक एसिड है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 निकालना पड़ेगा। 3 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है हम बोल सकते हैं कोएंजाइम A के साथ NAD+ के साथ आते हैं, और यहाँ पे को फैक्टर क्या है, मैग्नीशियम के आयन है। साथ में यहाँ पे हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, 3 कार्बन से हमें 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले CO2 निकलेगा, फिर 2 कार्बन का जो कंपाउंड है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कोएंजाइम A के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे NADH बनेगा और यहाँ पे प्रोटॉन बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमने तो 1 ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनाए, ये तो 1 मोल के लिए, तो आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 मोल पायरुविक एसिड से आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम देखने को मिलेगा, जो डायरेक्टली आप क्या करेगा, खुद क्रेब्स साइकिल में इंटर कर सकता है। ठीक है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे CO2 निकल है, 2 मॉलिक्यूल NADH फॉर्मेशन हो रहे, कहाँ पे बन रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि जो लिंक रिएक्शन है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो 1 मॉलिक्यूल NADH है उसमें 3 ATP बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6 ATP की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, लिंक रिएक्शन में हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रेब्स साइकिल में। ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इतना, ये क्या है, लिंक रिएक्शन का, कहाँ हो रहा है, ये मैट्रिक्स में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस का हो रहा था, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में हो रहा था, और ये लिंक रिएक्शन हो गया या क्रेब्स साइकिल हो गया, ये कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। यहाँ पे देख रहे हैं वही लिंक रिएक्शन है, 2 मोल हमने पायरुवेट लिया है, एसिटाइल कोएंजाइम जोड़ा है, CO2 निकला है और NADH की फॉर्मेशन हो गई है। अब जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, ये जाके अब क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, तो ये किसके साथ जाके कंडेंसेशन शो करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फर्स्ट स्टेप है। 4 कार्बन से 2 कार्बन अगर जोड़ रहा है तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा, 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड, यहाँ पे बोल सकते हैं सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के नाम से। फिर आगे चल के सिट्रिक एसिड आगे चल के क्या बना देगी, आइसोसिट्रिक एसिड, मीन्स इसके आइसोमर बन जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 6 कार्बन के कंपाउंड से 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब कि CO2 निकलेगा। तो क्या बन रहा है, पहली बार यहाँ पे 5 कार्बन का कंपाउंड एक ही बनता है क्रेब्स साइकिल में, उसका नाम है अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे CO2 निकलेगा, साथ में NADH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी हम लोग 1 मोल ले रहे हैं, या बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का। फिर देखते हैं 5 कार्बन के कंपाउंड से 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो फिर से CO2 निकल रहा है और क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम आगे चल के सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट में बदल रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली GTP बन रहा है या फिर इक्विवेलेंट टू ATP है। सक्सेनिक एसिड फ्यूरमेट बन रहा है, तो यहाँ पे FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है। ये सब 4 कार्बन के कंपाउंड है। ओके,
फिर आगे चल के यहाँ पे बोल सकते हैं मैलिक एसिड बन रहा है, फिर आगे चल के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा, NADH की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमें बार बार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसलिए बनाना है क्योंकि जब भी एसिटाइल को एंजाइम आएगा तो कंडेंसेशन किसके साथ करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ करेगा। तो हमने देखा कि जो क्रेब्स साइकिल, अगर हमने सिंगल मॉलिक्यूल क्या लिया है, एसिटाइल को एंजाइम लिया है, तो 2 जगह हम बोल सकते हैं CO2 निकल रहा है क्रेब्स साइकिल में और 3 जगह NADH बन रहा है। लेकिन हमको तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि एक ग्लूकोज से क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल अब पायरुविक एसिड बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से आगे चल के 2 बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल अब क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम बनेगा। तो दोनों मॉलिक्यूल जाएंगे क्रेब्स साइकिल में। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आप देखेंगे कि 2 जगह CO2 निकल रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस 4 मॉलिक्यूल आपको CO2 निकल चुका है, लेकिन आपको किससे लेना देना है, जो एनर्जी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्रेब्स साइकिल में 3 जगह NADH बन रहे हैं, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं। एक जगह GTP बन रहा है, वो भी 2 मॉलिक्यूल, एक जगह FADH2 बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में देखने को मिलता है, क्रेब्स साइकिल में कि जो NADH है, ठीक है, NADH कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 3 जगह NADH बने हैं। तो हम बोल सकते हैं 3 × 2, 2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे NADH बनेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6 मॉलिक्यूल NADH बने हैं। फिर देखते हैं जो FADH2 है, ये कितनी जगह बने हैं, एक जगह बने, वो भी 2 मॉलिक्यूल। जो GTP है ये एक जगह बना है, वो भी 2 बना है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं NADH2 है, यहाँ पे हमें ATP बनाना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो NADH है 1 NADH इक्वल टू होता है 3 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे ATP बन गया है। ठीक है, फिर जानते हैं 1 FADH2 इक्वल टू होता है 2 ATP, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 ATP और GTP इक्विवेलेंट टू ATP हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ATP। तो ओवरऑल कितने सारे ATP और बोल सकते हैं यहाँ पे NADH बने हैं, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट, अब इनको क्या करेंगे, ETS में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, ATP के फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं अब कितने नंबर ऑफ यहाँ पे ATP बने हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोग देखते हैं डायरेक्टली, अगर ATP देखते हैं तो 2 जगह, यहाँ पे हम लोग चलते रहते हैं पीछे, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 2 जगह डायरेक्टली ATP बना है, यहाँ बना है, ठीक है, फिर यहाँ बना है, 2 जगह बना है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल NADH बना है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP 2 जगह बने हैं और 2 जगह हम एक जगह बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे NADH बना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मॉलिक्यूल ATP बना है, ठीक है, और क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल NADH बना है। ठीक, और इस्तेमाल कितना हुआ है, 2 ATP इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया है। आगे देखते हैं लिंक रिएक्शन में। ठीक है, लिंक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर एक मॉलिक्यूल देखेंगे पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल रहेगा तो एक NADH बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहा है। तो यहाँ पे कोई ATP नहीं बन रहा, बस डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। तो लिंक रिएक्शन में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल NADH दिख रहा है। ठीक है, फिर आएगा क्रेब्स साइकिल, हम लोग क्रेब्स साइकिल देख रहे हैं यहाँ पे, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ATP और GTP, यहाँ पे ATP इक्विवेलेंट टू GTP है, यहाँ पे देखते हैं कितने बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम जा रहा है क्रेब्स साइकिल में, तो देखिए 3 जगह NADH बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ 3 हो गए, साथ में एक GTP बन रहा है, एक FADH। लेकिन हमें तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम जाना है, क्योंकि हम जानते हैं एक ग्लूकोज से क्या बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पायरुविक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में भी जाएंगे और आगे चल के क्रेब्स साइकिल में भी जाएंगे। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक NADH यहाँ हो गए, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आपको 3 जगह NADH दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं, 2 GTP बन रहा है और 2 FADH, मीन्स हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि 6 NADH बने हैं, 2 FADH2 बना हुआ है, ठीक, साथ में 2 GTP जो इक्विवेलेंट है ATP के, हम जैसा कि जानते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए 1 NADH इक्वल टू होता है कितने ATP में टूटेंगे, ये तो NADH FADH2 क्या है, ये चेक है। ठीक है, आप इसको ATS में लेके जाएंगे तो यहाँ पे ATP बनेगा। तो यहाँ पे कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे एक NADH से, और एक FADH2 से कितने बनेंगे, 1 FADH2 से, देखिए ये 1 है। ठीक है, 1 FADH2 से कितने ATP बनते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी 1 है,
ये भी 1 है। 1 FADH2 से यहाँ पे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। जब आप ATP कहाँ ये सब बना रहे हैं, ये सब तो चेक है, इसका बैंक कहाँ ETS है, ETS कहाँ चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको क्या करना, अब ATP बनाना। तो यहाँ पे 4 ATP हो गए, हम जानते हैं यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। हम जानते हैं यहाँ पे 2 NADH है, तो इसका मतलब 1 NADH से कितने ATP बनते हैं, 3 होते हैं। तो 2 ऐसे कितने बनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब टोटल बने थे कितने, 10, लेकिन 2 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 8 ATP बन गया, क्योंकि आपने 2 जगह ATP इस्तेमाल भी तो किया था स्टार्टिंग में। लिंक रिएक्शन में देखते हैं 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 NADH इक्वल टू होता है 3 ATP। आप ATP बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 ATP हुए। क्रेब साइकिल में देखते हैं आपको 3 जगह NADH देखने को मिला है, लेकिन आपने 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम को इंटर कराया क्रेब साइकिल में, तो 6 NADH बन रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कितने हो जाएंगे, ये 18 ATP हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, ATP है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ATP है ये। FADH2 की बात करते हूँ, 1 FADH2 इक्वल टू होता है 2 ATP। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 तो हो जाएगा 4 ATP, और यहाँ पे जो GTP है इक्विवेलेंट टू ATP है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखते हैं टोटल कितने ATP बने हैं। यहाँ 8 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 18 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग कितना ये टोटल हुआ है। ये हो गया है 18 to 20, ये 24 ATP हो गया यहाँ पे। क्रेब साइकिल में टोटल कितने हो रहे हैं, 24। देखिए 18 to 20 हो गया प्लस 4 24 हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितना बन रहा है। यहाँ पे नेट ATP जो नेट है 2 माइनस करने के बाद ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बचे हुए हैं, लिंक रिएक्शन में 6, तो आपको 8 + 6 करना, तो 14 हो गया टोटल मिला के। तो आपको क्या करना है, 24 में 14 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 38। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो मीन्स पूरी तरीके से हम यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल CO2 वाटर में चले जा रहे हैं और साथ में ATP बन रहा है, तो कितने नंबर ऑफ ATP बनेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो नेट ATP था कितना था, 8 था, 8 प्लस अगर हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन में तो कितने होंगे, देखिए यहाँ पे 6 है, 6 प्लस अगर हम बात करते हैं क्रेब साइकिल में तो टोटल 24 है, तो आप इनको ऐड जब करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो गए, 38 ATP बन जाएंगे। ठीक है, ये नेट गेन ATP है। आपको यहाँ पे 2 ATP माइनस कर चुके हैं जो आपने यूज़ किया है। ठीक, लेकिन अगर फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे नेट गेन ATP जो होगा 2 ATP होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक जिसका नाम है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, हमने यहाँ पे बैलेंस शीट पहले से बना लिया है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने नंबर ऑफ ATP बन रहे हैं, नेट गेन अगर हो रहा है तो 8 है, डायरेक्टली 4 ATP बन रहे हैं, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है जहाँ पे हम 6 ATP बना सकते हैं उससे आगे चल के ETS में, और 2 जगह ATP का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो नेट ATP गेन कितना हुआ है, 8 हुआ है। लिंक रिएक्शन में देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है, हम लोग इसको ETS में इसको कन्वर्ट कर लेंगे ATP के फॉर्म में, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH है आगे चल के 3 ATP देने वाला है हमें, तो यहाँ पे 6 ATP हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्रेब साइकिल में 3 जगह NADH निकलते हैं, तो कितनी जगह निकले, 3 जगह। हमने 2 मॉलिक्यूल किया है तो इसका मतलब कि 6 NADH बना है, फिर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ATP हो जाएगा। ETS में बनेंगे। एक जगह FADH2 बना है, लेकिन हमने 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम को क्रेब साइकिल में चलाया है, तो हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 देखने को मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 1 FADH2 इक्वल टू होता है 2 ATP। जब हम इसे ETS में लेके जाएंगे तो एक FADH2 से कितना ATP बनेगा, 2 ATP बनेंगे, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ATP अपना बना लिए हैं। जो GTP है इक्विवेलेंट टू होता है ATP, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP बना है, जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम को पूरे क्रेब साइकिल में घुमा दिए हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 ATP। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। टोटल बना था 10 ATP ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें से हमने 2 जो इस्तेमाल किया उसको माइनस कर दिया, हमने दे दिया उसको। ठीक है, तो बच गए कितने, 8। जो नेट गेन ATP हुआ है वो 8 है। लिंक रिएक्शन में 6 है। क्रेब साइकिल में टोटल हमने ऐड किया है कितना, 18 4 2, तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में देखने को मिलता है 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में बनता है, नेट गेन ATP है। ठीक है, 2 ATP जो हमने इस्तेमाल किया उसको माइनस करने के बाद। ठीक है, जो बोल सकते हैं 6 ATP लिंक रिएक्शन में बन रहा है, और 24 ATP कहाँ बन रहे हैं, ये क्रेब साइकिल में बन रहे हैं। FADH2 जहाँ बन रहा है, GTP जहाँ बन रहा है, NADH बन रहा है, सबको हमने ATP में कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद की बात है। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 38 ATP टोटल हमें मिल रहे हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। लेकिन अगर यही फर्मेंटेशन होता तो 2 ATP ही नेट गेन होता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
It is possible to make the calculation of the net gain ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can be remain only a theoretical exercise. ठीक है, ये तो पॉसिबल है हमें कैलकुलेट करना. देखिए ATP हमने कैलकुलेट कर लिया कि एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है तो 38 है, बट ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है. ठीक है, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली इन सर्टेन एजम्पशन. ये कैलकुलेशन तब होगा जब हमने एजम्पशन किया है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे चल के लिंक रिएक्शन हो रहा है, फिर क्रेब साइकिल चल रही है, फिर ATS हो रहा है, तब हमें 38 ATP मिल रही है. अगर डायरेक्टली यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना रहा है ग्लाइकोलिसिस में, आगे चल के लिंक रिएक्शन कर रहा है, फिर लिंक रिएक्शन से तुरंत बाद क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल चल रहा है. क्रेब साइकिल के बाद जो भी NADH FADH बने हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में लेना है, उन्हें ATP के फॉर्म में तोड़ना है, तो हम लोग ATS के पास चले गए. अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तब हमें डायरेक्टली 38 ATP मिल रहा है. There is the sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next with the glycolysis TCA cycle ETS pathway following one after another. ठीक है, हमने ये सोच लिया है कि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं. ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या चल रहा है, क्रेब साइकिल, फिर ETS चल रहा है. बट ऐसा होता है क्या, सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है. अगर हम अपनी खुद की बात करते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज करने लगूँ या फिर दौड़ने लगूँ तो मेरे बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद तुरंत लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल नहीं चलेगा. उसके तुरंत बाद क्या चलेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन, इस फॉर्मेंटेशन चलने लगेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो सीक्वेंस के फॉर्म में जो यहाँ पे बोले गए हैं, जो पाथवे बताए गए हैं कि सीक्वेंस में हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, द NADH synthesis and glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. जो NADH है क्या वो डायरेक्टली उसको हम ग्लाइकोलिसिस से उठाएं और लेके कहाँ चले गए हैं हम लोग, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मैट्रिक्स में लेके चले गए हैं, फिर इसके बाद हम लोग वहाँ ATS में लेके चले गए. ऐसा नहीं है. NADH का इस्तेमाल फॉर्मेंटेशन में भी होता है. अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ करूँ, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी दौड़ूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करूँ, तो उस समय क्या होगा, जो मेरी बॉडी में NADH बने हैं वो लिंक रिएक्शन में ना जाके कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेंटेशन के लिए चले जाएंगे, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए चले जाएंगे. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उनमें भी देखने को मिलता है फॉर्मेंटेशन. ईस्ट में देखने को मिलता है, उनमें कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो फॉर्मेंटेशन ही करते हैं. ठीक है, None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesis any other compound. इस पाथवे में हमें कहीं नहीं बताया गया है कि जो पायरुविक एसिड है या फिर एसिटाइल कोई एंजाइम है कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं. हमें तो सीधे बस दिखा दिया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ATP बन रही है. हमें ये नहीं बताया गया कि जो आगे चल के जो एसिटाइल को एंजाइम है आगे चल के फैटी एसिड भी बना सकते हैं, जो अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड है आगे चल के बोल सकते हैं अस्पार्टिक एसिड भी बना सकते हैं. ये कहीं पर हमें कुछ बताया नहीं गया है. ठीक है, तो हमें बस डायरेक्टली बता दिया गया है इस तरीके से सीक्वेंस चलेंगे, ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब साइकिल चलेगी, फिर लास्ट ETS चलेगा और ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी. कहीं ये नहीं बताया गया है कि पायरुविक एसिड से कुछ और भी कंपाउंड बन रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अदर बोल सकते हैं सबस्ट्रेटरी कंपोनेंट है जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है only glucose is being respired, no other alternative substrate are entering in the pathway at any intermediate stage. यहाँ पे हमने जो भी आज भी पढ़ा है, चाहे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन या फिर क्रेब साइकिल ETS, इसमें हमने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में हमने यही देखा कि ग्लूकोज आके टूट रहा है और कोई यहाँ पे सबस्ट्रेटरी यहाँ पे सब्सटेंस नहीं है, जैसे कि प्रोटीन का कहीं नाम नहीं लिया, फैट का कहीं नाम नहीं लिया कि ये कहीं पे भी ATP बनाने में हेल्प कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. क्या हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं? क्या हमेशा हम चावल रोटी आलू ही खाते हैं? क्या कभी हम दाल नहीं पीते? कभी हम प्रोटीन कंटेंट नहीं लेते? कभी हम फैट नहीं खाते हैं? तो वो भी तो कहीं ना कहीं ATP की फॉर्मेशन करेंगे हमारी बॉडी में, तो उनका कहीं नामो निशान नहीं है यहाँ पे. But this kind of the assumption are not really valid in living system. All pathway work simultaneously, do not take place one after another. Substrate enter the pathway are withdrawn from it as when necessary. ATP synthesis as when the needed. Enzymatic rate are controlled by multiple means. ठीक है, ये इस टाइप का जो हम लोग एजम्पशन लिए हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज बना, बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुविक एसिड बना, फिर आगे चल के लिंक रिएक्शन हुआ जहाँ पे हम बोल सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बना, फिर क्रेब साइकिल में गए. अब क्रेब साइकिल में देखा कि ढेर सारे NADH FADH2 बन रहे हैं, डायरेक्ट ATP नहीं बन रहा है, तो हमें ETS चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये एक के बाद एक नहीं होते, लगातार होते रहते हैं हमारे बॉडी में. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में ही ये पाथवे करता है, और भी जो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस है जैसे कि हम बोल सकते हैं फैट हो गया, ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड है उनके सर्टेन कंडीशन पे वो भी करते हैं, साथ में जो फैट है ये भी करते हैं, प्रोटीन भी करते हैं. तो ये सारे क्या हैं, ये भी ये पाथवे अपनाते हैं.
इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें एटीपी की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ एटीपी बनेगा, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे एटीपी तुरंत की तुरंत चाहिए, मुझे वेट नहीं करना है कि मुझे एटीपी क्रेब्स साइकिल चले, एटीएस चले तब मुझे एटीपी मिले, नहीं, मैं तुरंत एक्सरसाइज कर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे तुरंत के तुरंत एटीपी चाहिए। तो ये किस प्रोसेस से होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस से होगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है, हो जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा ये जितने भी प्रोसेसेस हैं सब कुछ एंजाइम कंट्रोल है, एंजाइम के अंदर होता है। ये सारी जो भी हमारे लिविंग सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होगा, चाहे फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ये सबके कंट्रोल किसके कंट्रोल में होगा, एंजाइम के कंट्रोल में होगा। Yes, it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in the extraction and the energy storing। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से हमारे लिविंग सिस्टम में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। Hence, there can be net gain of ATP is 38 molecule during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लास्टली जब आपने ग्लाइकोलिसिस चला दिया, जब आपने लिंक रिएक्शन देख लिया, जब आपने क्रेब साइकिल चला दिया, जब आप ETS के पास पहुंचे तो आपको नेट गेन, नेट गेन बोला है तो आपको 38 ATP बन चुके हैं, ठीक है। नेट गेन इसलिए बोला है क्योंकि जो आपने 2 ATP इस्तेमाल किए थे शुरुआत में ग्लाइकोलिसिस में, उसको देने के बाद, ठीक है, जो नेट गेन ATP हुआ 38 ATP हुआ है। एरोबिक रिस्पायरेशन में किससे बने हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बने हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही तो आ रहा था ग्लाइकोलिसिस में, आगे चल के वो क्या बना रहा था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आगे चल के 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम बना रहे थे, और दोनों मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम को क्रेब साइकिल में लेके जाना है, फिर जाके आपको देखने को मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ NADH FADH2 बन रहे हैं, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर दी हूँ। आगे देखते हैं, लेट अस कंपेयर द फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। पहले तो आप जानिए कि जो फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तब होगा, लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या दिखाती है, यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। Fermentation account for only a partial breakdown of glucose, whereas the aerobic respiration is completely degrade to the CO2 and water। जो fermentation होता है ये, इसमें आप partial बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन करा रहे हैं किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि हमने देखा ग्लाइकोलिसिस भी कैसा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो वो भी एक बोल सकते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन है। लेकिन जो फर्मेंटेशन है ये भी एक कंडीशन हो जा रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा वो कैसे होंगे, पार्शियल ब्रेकडाउन होंगे। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो किसमें टूट जाएंगे, CO2 प्लस वाटर, और साथ में एनर्जी निकाल देंगे। आगे देखते हैं, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड टू द पायरुविक एसिड, वेयर एज मेनी मोर मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर जनरेटेड अंडर द एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर हम बात करें फर्मेंटेशन में तो सिर्फ वहाँ पे जो ATP है, नेट गेन ATP कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का, तो यहाँ पे 38 नेट गेन जो हुआ है ATP का कितना हुआ, 38 ATP बने हुए हैं। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है नंबर ऑफ ATP का, ठीक है। एनर्जी कहाँ ज़्यादा मिल रही है, एरोबिक रिस्पायरेशन में मिल रही है एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन। NADH is oxidized to the NAD plus rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। हम बात करते हैं NADH जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD प्लस में, बहुत स्लोली हो रहा है, फर्मेंटेशन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं एम्फाबोलिक पाथवे, एक ऐसा पाथवे जहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, मीन्स ब्रेकडाउन भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ बन भी रहा है, तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एम्फाबोलिक पाथवे। इसको करने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये बॉक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट दिए गए हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, जो क्या कर रहे हैं, आगे चल के ATP की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रेब साइकिल चला रहे हैं। देखिए फैट भी है, चाहे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन। अब तक हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के फॉर्म में क्रेब साइकिल देखा हमने, यहाँ पे 38 ATP देखे बनते हुए, ठीक है। नेट गेन जो हुआ था ATP का 38 है, एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन फैट भी ये काम कर सकता है, क्रेब साइकिल चला सकता है, ठीक है। प्रोटीन भी काम कर सकता है, तो NCERT में दिया नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो अदर सबस्ट्रेट है, हम प्रोटीन खा रहे, फैट खा रहे, वो भी आगे चल के ATP की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टली ATP बनाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, लिंक रिएक्शन कर रहा है, क्रेब साइकिल चला रहा है, ठीक है, और आगे चल के ATS चला रहा है, तो कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। बट 2 ऐसे सबस्ट्रेट है जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये कैसे होंगे, इनडायरेक्टली यहाँ पे इंटर करेंगे। ये कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। अब देखिए इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, हमने पहले ही देख रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है
पहले तो सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं शुगर में टूटेंगे, चाहे ग्लूकोज बनेंगे चाहे फ्रक्टोज, ठीक है। आगे चल के ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लास्टली क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना देंगे, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है तुरंत तो नहीं जा सकता, क्रेब्स साइकिल में से करना पड़ेगा लिंक रिएक्शन, यहाँ से निकलेगा CO2, बनेगा 2 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में जाएगा, यहाँ से CO2 निकल रहा है और यहाँ पे ATS में जो भी यहाँ पे बने हैं ATS में ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी NADH से, और हम बोल सकते हैं FADH2 से, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं ये वाला प्रोसेस। लेकिन हमें देखना किसका, फैट का है, प्रोटीन का है। जो फैट है ये आगे चल के टूटते हैं, किस में टूटेंगे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। तो जो फैटी एसिड है ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम के पास जाएगा, ठीक है। इसको ये सब ग्लाइकोलिसिस नहीं करना पड़ेगा, जो अगर फैटी एसिड है वो डायरेक्टली क्या बना लेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बना लेगा और क्रेब साइकिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ग्लिसरॉल है ये तुरंत नहीं जाएगा यहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बना पाएगा। ये कैसे जाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि बदल जाएगा किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये जाएगा जो बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस का, जो बोल सकते हैं जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था, जो 2 कंपोनेंट में टूट रहा था ट्राइओस फॉस्फेट में। एक था कौन था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें ग्लिसरॉल क्या होगा, यहाँ से इंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस में, फिर आगे चलेगा कहाँ तक जाएगा, ये लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। फिर देखते हैं अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड कहाँ से इंटर करेगा, पायरुविक एसिड से, और इसके बाद यहाँ पे हम एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, साथ में फिर क्रेब साइकिल करेगा। तो ये इसका इंटरफेयर है। ये तो बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट टूट रहा है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन टूट रहे हैं अपने छोटे छोटे कंपोनेंट में अमीनो एसिड में, जिससे बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड बन सकता है, मीन्स यहाँ पे सिंथेसिस हो सकती है, एनाबॉलिज्म हो सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम की मदद से यहाँ पे हम फैटी एसिड बना सकते हैं। अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा पाल्मेटिक एसिड जिसके पास 16 कार्बन थे, ठीक है। तो वो किससे बने हुए, एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ के बने हुए। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, अगर ये 16 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ेंगे, 8, ठीक है। आर्किनाइड एसिड थे वहाँ पे, हमने देखे थे फैटी एसिड थे, वो 20 कार्बन के थे, ठीक है। अगर 20 कार्बन का कोई कंपाउंड है, अगर 2 कार्बन से बने हुए हैं तो कितने वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम वहाँ की जरूरत होगी, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंथेसिस भी हो सकता है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है आगे चल के ग्लिसरॉल भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है, आप कैटाबॉलिज्म भी कर रहे हैं, एनाबॉलिज्म भी कर रहे हैं। इसीलिए जो पाथवे है ये बोलेंगे हम, ये कैसे पाथवे, एम्फाबोलिक है, मीन्स यहाँ पे ब्रेकडाउन भी होगा कंपाउंड का, फिर यहाँ पे सिंथेसिस भी हो सकता है कंपाउंड का। एक जगह कैटाबॉलिज्म हो रहा है, दूसरी जगह एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। एम्फाबोलिक पाथवे, ठीक है। एम्फाबोलिक का मतलब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रिस्पायरेशन, सबसे अच्छा अगर फेवर्ड सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है किसके रिस्पायरेशन के लिए कि डायरेक्टली आपको ATP जल्दी जल्दी मिल जाए, तो कौन होगा, ग्लूकोज होगा। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे आपको जल्दी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन। जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाए हैं फूड के थ्रू, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, तब ये रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। Other substrate can also be respired and as been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step। अगर आपने पहले और भी सबस्ट्रेट खा रखे जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये डायरेक्टली पहले स्टेप से नहीं इंटर करेंगे इस पाथवे में। जैसे फैट था, फैट टूट रहा था फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड जो है टूटने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बना लेगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन के लिए पहुँच चुका है। यहाँ से लिंक रिएक्शन के बाद का जो स्टेप है क्रेब साइकिल, वहाँ जाएगा। ग्लिसरॉल जो है ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप नहीं कर पा रहा है, ये बोल सकते हैं 3rd या 4th स्टेप कर रहा है। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा है। जो प्रोटीन है वो टूट रहा अमीनो एसिड में, वो पायरुविक एसिड बन रहा है, मीन्स जो लास्ट प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, वो क्या है, पायरुविक एसिड यहाँ बन रहा है। तो सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्टिंग से सारा मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। See figure 12.6 to see the point of entering of the different substrate in the respiratory pathway। हमने देखा फैट would be needed to break down into glycerol and fatty acid first। फैट को सबसे पहले टूटना पड़ेगा, किसमें, ग्लिसरॉल में टूटना पड़ेगा, फैटी एसिड में टूटना पड़ेगा। इफ द फैटी एसिड वेयर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड बी फर्स्ट टू डिग्रेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम एंड एंटर द पाथवे। अगर आपने फैटी एसिड को देखा तो फैटी एसिड, फैट तो टूटा फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, लेकिन फैटी एसिड कहाँ से इंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से, मीन्स जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से करेगा, ये क्रेब साइकिल में डायरेक्टली इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल को भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे देखा गया ग्लिसरॉल वुड बी इंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू PGAL। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए ये ग्लिसरॉल डायरेक्ट यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, लेकिन आगे चल के ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जिससे हम क्या बोलते हैं, PGL बोलते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे बदलेगा। द प्रोटीन वुड बी द डिग्रेड बाय द प्रोटीएसेस एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड इंटर द पाथवे एट द सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन द पाइरुवेट और द एसिटाइल कोएंजाइम। जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे अपने कंपोनेंट में टूट जाते हैं, बोल सकते हैं उनके मोनोमर में टूट जाते हैं। वो कौन है, अमीनो एसिड है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोटीन कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। यहाँ पे जो अमीनो एसिड है यहाँ पे क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। उनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि किस किस स्टेट में जाएंगे, या तो क्रेब साइकिल में इंटर कर दें, ठीक है, या तो पाइरुवेट बना रहे या एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे। हम बोल सकते हैं जो अमीनो एसिड है, ठीक है, या तो ये पायरुविक एसिड में जाएगा, या तो एसिटाइल कोएंजाइम, या तो डायरेक्टली ये क्रेब साइकिल में जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे ये एरो दिखा सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के पास यहाँ पे क्रेब साइकिल में भी एंटर कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सिंस respiration involves the breakdown of the substrate, the respiratory process has traditionally been considered as the catabolic process and the respiratory pathway as the catabolic pathway। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो रिस्पायरेशन है यहाँ पे सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट टूट रहा है किसमें, फैटी एसिड में, ठीक है, और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं एक की अमीनो एसिड कैसे बन रहा है, प्रोटीन टूट रहा है अमीनो एसिड में। यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे बोल सकते हैं सुक्रोज था, सुक्रोज में यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे फ्रक्टोज बन रहा था प्लस ग्लूकोज बन रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, प्रोटीन खाया या फिर बोल सकते हैं फैट्स खाया, तो वो किस में टूट रहे हैं, वो छोटे छोटे अपने मोनोमर्स में टूट रहे हैं। लेकिन ये कैसा है, कैटाबॉलिक, पहले माना जाता था कि वो कैसा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हैं कैटाबॉलिक पाथवे अपनाते हैं। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, क्या ऐसा मानना सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब अमीनो एसिड है, ढेर सारे छोटे छोटे जो अमीनो एसिड है, मोनोमर है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। फिर से ढेर सारे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल मिल जाएंगे तो फिर से फैट बना देंगे। हम बोल सकते हैं जैसे जिस तरीके से सबस्ट्रेट टूट रहा है अपने छोटे छोटे मोनोमर्स में, वो आगे चल के फिर से जुड़ के वही सबस्ट्रेट बना देंगे। तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया। ठीक, वी हैव डिस्कस अबव एट which the point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used as to derive energy। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो रिस्पायरेटरी पाथवे है, डिफरेंट यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये क्यों टूट रहे हैं, इनका ब्रेकडाउन क्यों रहा है, ताकि हमको एनर्जी मिल सके, ताकि हमें ATP मिल सके। ठीक है, what is important to recognize is that it is these very compound that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। क्या ये भी ज़रूरी है रिकॉग्नाइज करना, जानना कि जो कंपाउंड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं रिस्पायरेटरी पाथवे में, वो फिर से सिंथेसिस कर सकते हैं इस सबस्ट्रेट को। मीन्स कि हम यहाँ पे जो फैट को तोड़ के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बना रहे हैं, आगे चल के हमें क्या लेना है, एनर्जी लेना है, ATP बनाना है। जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हमने सुक्रोज लिया होगा या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, ये टूट रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, क्या आगे चल के सिंथेसिस कर सकता है, या जो प्रोटीन है आगे चल के टूट रहा है अमीनो एसिड में और फिर से यहाँ से ATP बन रहा है। तो जो इनके छोटे छोटे यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है जो ब्रेकडाउन हुए हैं सिंपल फॉर्म में, क्या आगे चल के फिर से ये सबस्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है हेंस the fatty acid would be broken down into the acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as the substrate। आपने देखा जो फैटी एसिड, जो फैट है टूटा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड कहाँ इंटर कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम के पास जा रहा है और इसके बाद वो रिस्पायरेटरी पाथवे में इंटर कर रहा है, फिर क्रेब साइकिल कर रहा है। बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसिस फैटी एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विथड्रॉ फ्रॉम द रिस्पायरेटरी पाथवे फ्रॉम इट। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की जरूरत होगी तो यही जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फैट टूटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, तो ये फैटी एसिड आगे चल के कहाँ से इंटर करेगा पाथवे में, एसिटाइल कोएंजाइम से। लेकिन अगर इस ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की जरूरत होगी तो ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के फैटी एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उल्टा भी हो जाएगा, एक बार टूट रहा है तो आगे चल के फिर से जुड़ भी जाएगा। ठीक, Similarly, during the breakdown and synthesis of the protein to respiratory intermediate form the link। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं अमीनो एसिड में, लेकिन आगे चल के ये क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन आगे चल के अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो ढेर सारे अमीनो एसिड एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, फिर से प्रोटीन बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज द एनाबॉलिज्म। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टूट रहा है सबस्ट्रेट, ठीक है, टूट रहा है, सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे।
बोलेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल आगे चल के कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। बिकॉज द रिस्पायरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड बी हेंस टू बी बेटर टू कंसीडर द रिस्पायरेटरी पाथवे इज एन एम्फाबोलिक पाथवे रेदर देन एज ए कैटाबॉलिक वन। ठीक है, आप देखेंगे जो रिस्पायरेटरी पाथवे में जो जो इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो आगे चल के तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म तो कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी इन सबस्ट्रेट की तो ये एनाबॉलिज्म भी शो करने लगेंगे, सिंथेसिस होने लगेगा। मतलब कि जो फैट टूट रहे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और यहाँ पे क्रेब साइकिल में आ रहे हैं, ठीक है, लास्टली तो क्रेब साइकिल तक ही जाना है सबको। प्रोटीन जो अमीनो एसिड में टूट रहे हैं वो लास्टली क्रेब साइकिल कर रहे हैं, तो जब हमें फैट की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, तो यही एसिटाइल को एंजाइम में अगर फैटी एसिड इंटर कर रहा है तो एसिटाइल को एंजाइम की मदद से क्या हो जाएगा, फैटी एसिड बनेगा। ठीक है, जो ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन कौन करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कर देगा, तो दोनों जब मिल जाएंगे फिर फैट बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड जो इंटर कर रहा है पायरुविक एसिड या एसिटाइल को एंजाइम या फिर क्रेब साइकिल में इंटर कर रहा है, तो अगर इसका हमको फॉर्मेशन करना प्रोटीन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, फिर लास्टली प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो पाथवे है ये एम्फाबोलिक है, यहाँ पे टूट भी रहा है, बन भी रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं, कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, ठीक है, ज़्यादा करके कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन सिंथेसिस भी हो सकता है ये। ठीक है, इस पाथवे में ये सिंथेसिस फिर से एसिटाइल को एंजाइम जोड़ के फैटी एसिड भी बना सकता है। ठीक है, सिंथेसिस भी हो सकता है, ज़्यादातर यहाँ पे जो कंपोनेंट है यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन जो रिस्पायरेटरी पाथवे कैसे होते हैं, एम्फाबोलिक होते हैं। आगे देखते हैं रिस्पायरेटरी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एक्सेप्ट ऑफ द रिस्पायरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम एंड CO2 इज रिलीज। हमने एरोबिक रिस्पायरेशन में देखा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और CO2 वहाँ से निकला। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द CO2 इन्वॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम इन द रिस्पायरेशन इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, RQ, और द रिस्पायरेटरी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जो RQ है जिसे रिस्पायरेटरी रेशियो बोलते हैं या फिर रिस्पायरेटरी क्वोशेंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कितना आपने वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाला है, कितना आप उसको डिवाइड कर देंगे कितना आपने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, RQ या रिस्पायरेटरी रेशियो बोलते हैं। द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। ये जो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन है या फिर रिस्पायरेटरी रेशियो है, किस पे डिपेंड करेगा, आप किस टाइप के रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, प्रोटीन यूज कर रहे हैं, फैट यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं रिस्पायरेशन में, उस पर डिपेंड करेगा। बट ये जो है वैलिड है किसके लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, when carbohydrate are used as substrate and are completely oxidized, the RQ will be 1 because the equal amount of CO2 and oxygen are involved and consumed respectively as shown in the equation below। ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं एज ए सबस्ट्रेटरी सब्सटेंस, ठीक है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में आप कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ CO2 इन्वॉल्व होगा उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किए होंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान, तो इसका जो RQ वैल्यू होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया गया है, ये देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपने क्या किया है, ऑक्सीजन लिया है, कंबशन हो रहा है, इस तरीके से CO2 निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। तो जो RQ वैल्यू होगा कि कितने वॉल्यूम आपने CO2 इन्वॉल्व किया, कितना वॉल्यूम यहाँ पे CO2 निकला है, यहाँ पे उसको लिखेंगे 6 हो गया। कितना वॉल्यूम आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज किया, यूटिलाइज किया, यहाँ पे 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 1। जो RQ वैल्यू हो जाएगी रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की जो वैल्यू हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होगा, क्योंकि आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे CO2 इन्वॉल्व किए हैं, डिवाइडेड करते हैं किससे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया है या यूटिलाइज किया है। When fat are used in respiration, the RQ is less than 1. कैलकुलेशन ऑफ फॉर द फैटी एसिड जिसका नाम है ट्राइपैल्मेटिन इफ यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट इज सोन। ठीक है, अगर आप फैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उसका RQ वैल्यू है होगा वो 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, जैसे आपने एक फैटी एसिड इस्तेमाल किया है जिसका नाम है ट्राइपैल्मेटिन, देखिए इसका फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें आपने 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इस्तेमाल किए, जिसमें से 102 CO2 निकला है, 98 मॉलिक्यूल वाटर और एनर्जी। तो आपको RQ वैल्यू में क्या करना है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और CO2 आपको देखना है। तो RQ वैल्यू में क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहे हैं, पहले उसको लिखना है 102, फिर डिवाइड करेंगे कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज या कंज्यूम किया है 145, इसको डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 उसकी वैल्यू आएगी 0.7 है।
ठीक है। व्हेन प्रोटीन आर द रिस्पायरेटरी सब्सटेंस द रेशियो वुड बी 0.9। अगर आप प्रोटीन को सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी सब्सटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो 0.9 होगा। आरक्यू की जो वैल्यू होगी 0.9 होगा, ठीक है, ये भी लेस देन 1 है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेटरी सब्सटेंट्स आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन और द फैट आर नेवर यूज्ड एज द रिस्पायरेटरी सब्सटेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि क्या ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जो रिस्पायरेटरी सब्सटेंस है किसी के पास मोर देन 1 है? हाँ बिल्कुल है। किसके पास है? अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के पास, ठीक है, ऑर्गेनिक जो एसिड है, ठीक है, उनके पास 1 से ज़्यादा है। इनकी वैल्यू जो है आरक्यू की वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा है। जो प्योर प्रोटीन हो गया, प्योर फैट हो गया, वो कभी भी रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये वो कभी इंटर नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कौन कर रहा है? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, फर्मेंटेशन जो कर रहे हैं, उसमें जो आरक्यू की वैल्यू है, आरक्यू डिवाइडेड बाय, पहले तो आपको क्या देखना है? CO2 कितने निकले, ठीक है, कुछ अमाउंट का CO2 निकला होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो नीचे 0 हो जाएगा। तो अगर आप किसी को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो गए। इनकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्कुलेंट, कुछ सर्कुलेंट प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर को अपने बॉडी में कंज्यूम करके रखे रहते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है क्या कि जो उनकी वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग और देखते हैं कि जो प्योर, यहाँ पे जो प्योरेस्ट फॉर्म के हम बोल सकते हैं प्योर ऑर्गेनिक एसिड हैं, ठीक है, प्योर ऑर्गेनिक एसिड है, वो उनका आरक्यू वैल्यू जो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैलिक एसिड का, ठीक है, जो मैलिक एसिड है इनकी जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। इसको आप इससे लर्न कर लीजिए, ठीक है, ये कैसे होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, 1 पॉइंट समथिंग होता है बट ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आरक्यू वैल्यू किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की है, क्योंकि जो नंबर ऑफ CO2 इन्वॉल्व हुए हैं वो किसके बराबर हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जितने कंज्यूम हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर देखते हैं इसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है। प्रोटीन में कितनी वैल्यू है? 0.9 है, आरक्यू वैल्यू जो है इनका कितना है? 0.9। फैट की बात करते हैं, जो आरक्यू वैल्यू है इनका लेस देन 1 है, लेकिन कितना है? 0.7 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनकी वैल्यू आरक्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और जो प्योर प्रोटीन होते हैं, प्योर फैट होते हैं, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाते रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में, ठीक है, इनको तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल, इनमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की, जिसे ईस्ट हो गए जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आरक्यू की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि वहाँ पे CO2 का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई भी बोल सकते हैं CO2 निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ है। तो ये किसके लिए? एनारोबिक के किसके लिए है? जहाँ पे एथेनॉल बन रहा है, जहाँ पे ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे एथेनॉल बन रहा है, एल्कोहलिक वाले में बोल सकते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बोल सकते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, जहाँ पे CO2 इन्वॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जो आरक्यू वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी। सर्कुलेंट प्लांट की बात करते हैं, जो आरक्यू वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। अब चलिए एक बार समरी को रिवाइज कर लेते हैं। समरी में क्या दिया गया है? प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशल सिस्टम फॉर द ब्रीथिंग और द गैसेस एक्सचेंज। जैसे कि प्लांट है, एनिमल के पास क्या है? रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करने के लिए अच्छा सा एल्कोलाई है, लंग्स है, बढ़िया सा पूरा एक अच्छा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट के पास कोई स्पेशल टाइप का रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा उनको गैसेस का एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल शो द गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, ठीक है। स्टोमेटा, पत्तियों में क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम सुपरफिशियल सरफेस पे होंगी, एकदम ऊपर वाली परत पे होंगी स्टोमेटा, जो क्या करेंगी आगे चल के गैसेस एक्सचेंज कराएंगी। यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का क्या कराएंगे? एक्सचेंज कराएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी होता है। जो लेंटिसेल होते हैं, जो अगर कोई मेच्योर प्लांट है, उनका जो बार्क है, ठीक है, वुडी प्लांट है, तो उनके नीचे हम देखेंगे कि कुछ लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा के सेल होते हैं, जिसे लेंटिसेल बोलते हैं। ये क्या कराते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट हैव दियर सरफेस एक्सपोज टू द एयर। जितने भी प्लांट के सेल हैं लगभग, वो क्या है? वो एकदम सरफेस के पास होंगे, मीन्स अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे, ताकि ईजिली उनको जब ऑक्सीजन या CO2 की आवश्यकता हो, इसको ईजिली क्या कर सके? गैसेस एक्सचेंज कर लें। इसीलिए इनके पास कोई स्पेशल टाइप का बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है।
The breaking of carbon-carbon bond of the complex organic molecule by oxidation cell leading to the release of lot of energy is called cellular respiration। ठीक है, देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन क्या, फोटोसिंथेसिस में हमने CO2 का फिक्सेशन किया, ठीक है, खाना बना लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी हमने ग्लूकोज बनाया उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे तोड़ रहे हैं, फिर यहाँ से फिर से CO2 हम बोल सकते हैं यहाँ से निकल रहा है, फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर निकल रहा है। ये वाला इक्वेशन देखिए कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, फिक्सेशन जब हो रहा था, डायरेक्ट रिएक्शन जब चल रहा था स्टोमा में, वहाँ पे हम देख रहे थे कि CO2 का फिक्सेशन करा रहे थे, तो वहाँ पे ग्लूकोज बन चुका है। लेकिन अब ये ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे CO2 निकल रहा है, वाटर। तो एक जगह फिक्सेशन हो रहा था तो एनाबॉलिज्म हो रहा है, अब वही ग्लूकोज जो बना उसका हम क्या करें, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, फिर से CO2 वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एम्पाबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है। ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर द रिस्पायरेशन। ग्लूकोज सबसे फेवरेट या बोल सकते हैं सबसे फेवरेट सबस्ट्रेट है रिस्पायरेशन के लिए, क्योंकि ये इजिली चला जाता है ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में इजिली इंटरफेयर कर लेता है। फैट एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू इल्ड एनर्जी। हाँ, फैट और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में टूटता है। ये अलग अलग बोल सकते हैं कंपोनेंट है, ये अलग अलग पाथवे में, अलग अलग स्टेप के पाथवे में इंटर करेंगे। जो फैट का फैटी एसिड है वो देखिए सीधे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो फैट का फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम बना के क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। ग्लिसरॉल जो है वो किस में जा रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का छोटा यहाँ पे मोनोमर है अमीनो एसिड, वो कहाँ जाएगा, पायरुविक एसिड में भी जा सकता है, एसिटाइल को एंजाइम में जा सकता है, डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में भी कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द इनिशियल स्टेज ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो सबसे पहला स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन थ्रू द ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है जो ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है, यहाँ पे 10 स्टेप होते हैं, 10 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होती है, NADH भी बनता है। यहाँ पे नेट गेन ATP कितने हैं, 8 है, ठीक है। नेट गेन की बात की हूँ, बनता तो 10 है लेकिन आपने 2 इस्तेमाल भी तो किए स्टार्टिंग में, तो नेट गेन कितना हुआ, 8 हुआ। और ये क्या बनाता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनते हैं। द प्रोसेस का ग्लाइकोलिसिस, हम इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये कैसा है, यूनिवर्सल है, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, चाहे एनारोबिक कर रहा है, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह रहा है, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रह रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक। द फेट ऑफ द पायरुवेट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड द ऑर्गेनिज्म। जो भविष्य है इसका पायरुविक एसिड या पायरुवेट का, वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की एबिलिटी है या नहीं। अगर एबिलिटी है तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है वो ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो फर्मेंटेशन होगा, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल प्लस CO2 बन जाएगा। अंडर एनारोबिक कंडीशन आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहल फर्मेंटेशन अगर। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या तो हम बोल सकते हैं अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड जर्मिनेटिंग सीड। जो फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे ही होता है। और कुछ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या बन रहा है, हम बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बन रहा है। इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हमारे खुद के मसल में, जब हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हैवी वर्क में। फिर देखते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बात करते हैं ईस्ट, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है और साथ में CO2 निकल रहा है। और जो जनरेटिंग सीड है वहाँ पे भी फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है। पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम विथ रिलीज ऑफ CO2। जो पायरुविक एसिड बना है, 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बने हैं, वो कहाँ जाएंगे, लिंक रिएक्शन करने जाएंगे एरोबिक रिस्पायरेशन में। ये लिंक रिएक्शन हो कहाँ रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, तो वहाँ पे इंटर करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ से CO2 निकलेगा। पायरुविक एसिड क्या है, खुद 3 कार्बन का है, आगे चल के 2 कार्बन का कंपाउंड बना है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम देन इंटर द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे और द क्रेब्स साइकिल ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो एसिटाइल कोएंजाइम है यही आगे चल के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे या फिर बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल में इंटर करेंगे, और यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, ये मैट्रिक्स में ही हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, जहाँ पे NADH बन रहा है, यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो रहा है, FADH2 बन रहा है, साथ में GTP भी बनेंगे, ठीक है। NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 आर जनरेटेड इन क्रेब्स साइकिल, ठीक है। NADH आपको देखने को मिला 3 जगह बन रहे थे,
ठीक है, 3 जगह तो बन रहे थे, लेकिन कितने, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में गए, तो 6 मॉलिक्यूल क्या बना, NADH बन रहे। साथ में FADH2 की बात करते हैं, 2 मॉलिक्यूल FADH2 कहाँ बन रहे थे, क्रेब्स साइकिल में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP भी बन रहा था। द एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल एज वेल एज दैट इन द NADH प्लस H प्लस सिंथेसिस ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस आर यूज्ड एज द ATP, सिंथेसिस ऑफ ATP। ठीक है, जो NADH H प्लस सिंथेसिस कहाँ हुआ है, ग्लाइकोलिसिस में हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन में भी हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल में बना हुआ है, साथ में क्रेब्स साइकिल में FADH2 भी बना हुआ है। इनसे अगर हमें एनर्जी लेना है, सिंथेसिस करना है ATP, तो कहाँ से लेंगे, ETS साइकिल चलाएंगे। कहाँ चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अकम्पनाइज्ड थ्रू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड द ETS, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये किससे होता है, जो NADH कहाँ कहाँ बन चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस में बन चुका है 2 मॉलिक्यूल, इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं ये बन चुका है लिंक रिएक्शन में। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ बन चुका है, 6 मॉलिक्यूल ये बन चुका है क्रेब्स साइकिल में बन चुके हैं। साथ में FADH2 कितने बन चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल के कहाँ बने हैं, ये क्रेब्स साइकिल में बने हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या निकालना है, ATP बनाना है। ठीक है, हम NADH FADH2 से हमको क्या बनाना है, ATP बनाना है। तो किसकी मदद से होगा, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। ठीक है, ETS सिस्टम में, जहाँ कहाँ चल रहा है ETS सिस्टम, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे इनसे हम क्या बनाएंगे, हम बोल सकते हैं ATP की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ चल रहा है। ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिंक रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में भी हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना है, लिंक रिएक्शन में भी बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना है। ठीक है, इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, 3 जगह NADH बन रहा है, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर किए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 भी बन रहा है। तो इन सब का जो NADH FADH2 बना है, तो ये इनसे कहाँ ATP बन रहा है, इनसे बन रहा है ATP ETS में बन रहा है, ETS सिस्टम में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बन रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द इलेक्ट्रॉन एज दे आर मूव थ्रू द सिस्टम रिलीज इनफ एनर्जी दैट आर ट्रैप टू सिंथेसिस ATP। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम बोल सकते हैं ETS में जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर उनके थ्रू जाते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू लास्ट में एक्सेप्ट होते हैं, इनसे क्या बनता है, ATP बनता है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज अल्टीमेटली एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस टू द वाटर। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा एकदम लास्ट में आएगा, टर्मिनल स्टेप में आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास देखने को मिला था, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, वो हाइड्रोजन के साथ प्लस इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करके किस में रिड्यूस हो जाता था, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है एरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पे ATS की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास, वहाँ पे ऑक्सीजन अल्टीमेटली आएगा, एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को और खुद रिड्यूस हो जाएगा वाटर में। द रिस्पायरेटरी पाथवे इज एम्फोबोलिक पाथवे, इट इन्वॉल्व बोथ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। रिस्पायरेटरी पाथवे जो है ये कैसे एम्फोबोलिक है। ठीक है, पाथवे इनमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, The respiratory quotient depend upon the type of the respiratory substance during the respiration। ठीक है, जो RQ की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, आप किस टाइप का रिस्पायरेटरी सब्सटेंस यूज़ करें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेंगे तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो 0.9 हो जाएगा। अगर आप फैट यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 हो जाएगा। तो RQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RQ इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, कितना वॉल्यूम CO2 निकल चुका है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितना आपने वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सबसे फेवर्ड यहाँ बोल सकते हैं सबस्ट्रेट है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। क्यों इसकी जो RQ की वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पे कंप्लीट बोल सकते हैं कंबशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कंबशन हो रहा है, तो RQ की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर फैट की बात करते तो इनका सबसे कम होगा 0.7 हो जाएगा। प्रोटीन की बात करते तो 0. यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे RQ की वैल्यू सबका दिया गया है, आप इसको सीक्वेंस वाइज इसको याद कर लीजिए। 1 किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए है, 0.7 किसके लिए, फैट के लिए है, 0.9 किसके लिए, ये प्रोटीन के लिए है। ठीक है, ये प्रोटीन के लिए जो RQ की वैल्यू अगर कोई एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है तो वो CO2 इस्तेमाल यहाँ से CO2 यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर सर्कुलेंट प्लांट की बात करते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड है तो उसकी RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने भी PYQ इस चैप्टर से आ चुके हैं उस PYQ को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।